गुड मॉर्निंग बच्चों। और कल हमने आपको निवारक नज़रबंदी बताया था, तो अनुच्छेद 22 उसी बात को हम आज भी लेके आगे बढ़ेंगे। और कुछ ऐसे निवारक नज़रबंदी कानून जो संसद ने बनाए वो आज तक चल रहे हैं। जैसे कि अनुच्छेद 22 में आप देखोगे वो निवारक नज़रबंदी के कानून जो आज भी बाकायदा चल रहे हैं। अगर उसमें देखा जाए तो फिर पहला आएगा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, यानी जिसमें अभी आपने देखा होगा कि यूपी में केरल का पत्रकार था कप्पन, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। रासुका, कई बार इसे कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका। और दूसरी बात है, एक कानून है जो आज भी चल रहा है, वो है शॉर्ट में उसे कहते हैं कोफेपोसा, यानी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज prevention of smuggling activities and prevention of स्मगलिंग एक्टिविटीज। और लास्ट में है दोस्तों एक यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यानी यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, गैर कानूनी अनलॉफुल गैर कानूनी निरोध गतिविधि अधिनियम। जो सबसे लेटेस्ट बना हुआ हमारे यहाँ है, जो यूपीए सरकार आई 2004, तो पोटा जब समाप्त किया गया था, इसको कहते हैं यूएपीए। यूपीए नहीं, यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये हमारे सबसे लेटेस्ट में 2004 में कानून बना, क्योंकि जब यूपीए सरकार आई, मनमोहन सिंह सरकार आई और अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए, तो उसके बाद पोटा खत्म कर दिया गया और उसके बाद सरकार नए निवारक नज़रबंदी कानून बनाकर लेकर आई। और दोस्तों ये भी आपको याद दिला दें, तो संसद के द्वारा बनाए गए निवारक नज़रबंदी कानून है। हमारे यहाँ तो राज्यों ने तमाम निवारक नज़रबंदी कानून बना रखा है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात। तो राज्यों के पास भी, यानी राज्य विधानसभाएं भी चाहे तो ऐसे निवारक नज़रबंदी कानून बना सकती हैं। अब फिर आप ये कहोगे कि हाँ सर, ये तो बात ठीक है, अगर कानून बन जाएगा तो है तो बड़ा खतरनाक है, बड़ा प्रॉब्लमेटिक। लेकिन दोस्तों ये प्रॉब्लम है, इसलिए संविधान निर्माताओं ने ये प्रावधान कर दिया था कि जो निवारक नज़रबंदी में रखे जाएंगे उनके लिए भी कुछ अधिकार संविधान में रहेंगे। और वही अधिकार है फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 24 से खंड 7 क्लॉज 4 से लेके सब क्लॉज 7 तक। और आपको ये भी याद दिला दें कि हमारे यहाँ जो निवारक नज़रबंदी कानून बनते हैं वो कितने प्रकार के हैं, फिर उनके लिए अधिकार क्या है। जो हमारे यहाँ निवारक नज़रबंदी कानून है, प्रकार का मतलब है एक तो संघ सरकार वो एक संसद बनाएगी, राज्य विधानसभा बनाएगी, क्योंकि राज्य विधानसभा का मूल काम क्या है, लोक व्यवस्था बनाए रखना, तो वो बना लेंगी। संसद राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता, तो वही बना लेगी। इन दोनों कानून बना सकती हैं। और जब दोनों कानून बनेगा तो निवारक नज़रबंदी के प्रावधान भाई संविधान के हिसाब से होने चाहिए। आप जानते हो यही तो संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान सबसे बड़ी विधि है। तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि निवारक नज़रबंदी का पहला कानून क्या होगा, किसी व्यक्ति को 3 महीने तक तो निवारक नज़रबंद रखा जा सकता है। उसके लिए पुलिस को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए बड़ा खतरनाक है दोस्तों। यानी 3 महीने तक ना आप मजिस्ट्रेट के सामने जाएंगे, ना कोई ट्रायल होगा। अब आप सोचते होंगे कि सर ये तो बड़ा गड़बड़ है, कल के लिए हमें कोई हिरासत में ले लिया और हम सोचेंगे हमारा एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम देना, शादी विवाह जाना, सब कुछ दोस्तों खत्म।
तो पहला तो नज़रबंदी 3 महीने तक के लिए है, लेकिन फिर अनुच्छेद, हमने कहा कि अनुच्छेद 22 के खंड 4 से 7 तक ये बताया गया है कि भाई इसका मिसयूज ना हो, इसलिए इस पे थोड़े प्रतिबंध भी लगे, राज्य के ऊपर थोड़ा प्रतिबंध तो लगे, ये रास्ता बिल्कुल मनमानी हो जाएगा। इसलिए कहा गया अगर 3 महीने से ज्यादा किसी को नजरबंदी में रखना है, किसी को 3 महीने से ज्यादा नजरबंदी में रखना है, तो संविधान में लिखा गया, आर्टिकल 22 में लिखा गया है कि उसे तब रखा जाएगा जब उस राज्य के उच्च न्यायालय, उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में। दोस्तों बात ध्यान रखेंगे, और न्यायाधीश इसलिए रखा जाता है, अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। और आप जानते हैं कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश इसलिए होता है वो सरकार का आदमी नहीं है, वो तो न्यायाधीश है। दोस्तों आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर इस सरकार के अधीन होते हैं, बात ध्यान रखने की है। न्यायाधीश सरकार का अधीन नहीं होता, न्यायाधीश सरकार पे शिकंजा लगा कर रखता है, न्यायाधीश सरकार पर लगाम लगा कर रखता है। इसलिए कई बार सरकार न्यायाधीशों से बड़ा खफा रहती है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि जो भी हम कहें लोग यस बॉस, यस बॉस, यानी हाँ जी कहना है ना। दोस्तों न्यायाधीश इसलिए नहीं हाँ जी कहना है, न्यायाधीश तो विधि की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए है। इसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति बनेगी, और ये अगर देखती है कि व्यक्ति को नजरबंदी जिस कारण बनाया गया हो कारण ठीक है नहीं, तो उसे रिहा कर देगी। इसलिए निवारक नजरबंदी कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी हमारे यहाँ संविधान में बाकायदा प्रावधान किए गए हैं। इसलिए हम ये नहीं कर सकते नहीं भाई तो रोलेट एक्ट जैसा था, अंग्रेजी कानून भारतीय संविधान में क्या फर्क है। अरे दोस्तों अंग्रेजी व्यवस्था में तो जो निवारक नजरबंदी बंद हो गया उससे कोई उपाय ही नहीं था। यहाँ तो उपाय है कि जो नजरबंदी बंद होगा भाई वो भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश देखेगा। और 3 महीने का मतलब है कि ऐसा नहीं है व्यक्ति पहले ही कहता है भाई हमारे मामले को देखा जाए, तो दूसरा निवारक नजरबंदी ये हो गया। 3 महीने से ज्यादा किसी को रख नहीं सकते जब तक इसकी परमिशन न मिले। लेकिन तीसरे प्रकार की नजरबंदी ऐसी भी हो सकती है, पोटा में थी, यानी संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून में पहला तो लिख दिया गया संविधान में 3 महीने ज्यादा नहीं होगा, लेकिन संविधान के क्लॉज 7 ऑफ आर्टिकल 22 में यह भी लिखा गया है कि संसद किसी विधि से नजरबंदी की अधिकतम सीमा तय कर सकती है। संसद किसी विधि से नजरबंदी की अधिकतम सीमा तय कर सकती है। इसका मतलब 3 महीने से ज्यादा भी संसद बना सकती है। इसलिए अब देखो दोस्तों पोटा में सीमा तय कर सकती है, तो बल्कि पोटा में कह दिया गया था, पोटा में तो 6 महीने तक की नजरबंदी का प्रावधान था। तो जिसको अगर निवारक नजरबंदी में लिया गया 6 महीने तक तो वो अंदर रहेगा। इसलिए हमारे कहा भी जाता है कि नजरबंदी कानून के बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो जाते हैं। तो नजरबंदी 3 प्रकार की हो सकती है, यानी हमारा संविधान ये भी संसद को इजाज़त दे रहा है कि अगर कोई ऐसी नजरबंदी बनाई जाए जिसमें कि 6 महीने से ज़्यादा नजरबंदी हो जाए तो भी आप उसको रख सकते हैं। आपको दोस्तों ये भी बता दें, जो है फॉरेन यानी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़, तो जो विदेशी मुद्रा है अगर इन्हें कुल मिला के हवाला व्यापार में कोई पकड़ा गया, अब कोई विदेशी व्यक्ति है अचानक वो बहुत बड़ी मात्रा में डॉलर लेकर, पाउंड लेकर एयरपोर्ट पहुंच गया और उसका कोई इसके पास हिसाब किताब नहीं है, तो तुरंत उसको इस एक्ट में पकड़ा जाएगा। इसका मतलब 3 प्रकार की नजरबंदी हो गई। और आप कहोगे सर ये बताओ फिर नजरबंद लोगों के लिए अधिकार क्या है। तो एक अधिकार तो मैंने बता दिया कि नजरबंद लोगों के लिए भी अधिकार है दोस्तों, इसलिए रोलेट एक्ट जैसा नहीं है, इसमें दलील अपील की गुंजाइश है। थोड़ी सरकार की शक्तियां ज्यादा है, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है। देखो बच्चों दोस्त, कई बार तो लोग कहते हैं यार कानून ऐसा है। अरे हकीकत की बात तो यह है दोस्तों कि हमारे यहाँ तो सरकार भी नहीं होनी चाहिए, पुलिस भी होती है तो भी तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न करती है कि नहीं। दोस्तों पुलिस होना, सरकार होना बाधा उत्पन्न करती है, लेकिन अब आप देख लो ना होना बड़ी बाधा है या होना बड़ी बाधा है। अब पुलिस ही न रहे पता चला फिर तुम्हारी जान की सुरक्षा कौन करेगा, तो ये बड़ी दुविधा आ जाती है। इसलिए दोस्तों आदर्श स्थिति कल्पना नहीं कर सकते। गांधी बाबा ने किया था राम राज्य होगा, सब नैतिक हो जाएंगे, कोई झगड़ा नहीं होगा, तो होना चाहिए दोस्तों, कहाँ हो पा रहा है।
इसलिए प्रशासन में हम बिल्कुल आदर्शवादी नहीं हो सकते, हमें थोड़ा व्यवहारिक परिस्थितियों की जानकारी रखनी पड़ेगी। नहीं तो हमारे संविधान निर्माता तो बड़े आदर्शवादी थे, बड़े पढ़े लिखे थे, बड़े नैतिकतावादी लोग थे, लेकिन ऐसा प्रावधान बना गए तो समस्याएं तो ऐसी थी तभी। और आज तो आप देखोगे दोस्तों, अपराध एक तरीके से कंपनी जैसा चल रहा है, ऑर्गेनाइज क्राइम। इन्हें पहले माना जाता था कि अपराध हो जाना व्यक्ति स्वभाव से अच्छा है, अपराध हो गया तो परिस्थितियां ऐसी थी। आज ऐसा नहीं है। अरे दोस्तों, आज तो पता चला कि पूरा गैंग चल रहा है, पूरी कंपनी चल रही है। एक अपराधी कंपनी का भी सीईओ है, उसका कैशियर है, उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पूरी कंपनी जैसा चल रहा है। इसके अंदर संगठित अपराध, कोई व्यक्ति घटना नहीं है। तो अब बताओ, सितंबर 2001 के बाद से पूरी दुनिया मान चुकी है कि आतंकवाद आतंकवाद बड़ी समस्या है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा कठोर प्रावधान कर रखा है दोस्तों, क्योंकि याद रखो, अब हर बीमारी का समाधान होम्योपैथिक की दवा नहीं है। और कई बार हम बीमार होते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब ने कहा लो दवा, और चूसने लगे, बड़ा मजा आता है दोस्तों। कई बार राष्ट्र क्या है, शरीर है, राष्ट्र जैसे हमारा पूरा शरीर है। कई बार शरीर में ऐसी बीमारियां हो जाती है कि शरीर के ही अंग को काटना पड़ता है। अब जरा सोचो, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। तो कई बार बहुत कठोर उपाय, सर्जरी करवाना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि पूरे शरीर को बचाना है। तो राष्ट्र भी एक बड़ा शरीर है। कई बार राष्ट्र की सुरक्षा पर, संप्रभुता पर खतरा आ गया तो दोस्तों संविधान निर्माताओं ने कह रखा है कि ये आवश्यक बुराई है। यानी दोस्तों, कई बार आवश्यक होती है बुराई। दवा जो खा रहे हो, सर्जरी हो रही है, बुराई ही तो है। सर्जरी है, बुराई ही तो है। पुलिस किसी को खोपचे में ले जा रही, बुराई ही तो है। लेकिन ये जरूरी है बाकी समाज को बचाने के लिए, राज्य को बचाने के लिए। इसलिए दोस्तों हमने ऐसा किया है। तो क्योंकि आप जानते हो, समस्या संविधान में नहीं है, समस्या उसके दुरुपयोग में हो सकता है। संविधान निर्माताओं की मंशा बड़ी अच्छी थी, वो नीयत तो बड़ी अच्छी थी। इसका मतलब है अब इनको जो निवारक नजरबंदी में रखे जाएंगे लोग, उनको क्या अधिकार होंगे और कैसे इनके दुरुपयोग को रोका जाए, ये बड़ा मुद्दा है। तो निवारक नजरबंदी में रखे गए लोगों के अधिकार क्या होंगे, ये संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 22 के क्लॉज 4 से लेकर सब क्लॉज 7 तक दिए गए अधिकार दिए गए हैं। और उसके हिसाब से हमने फिर कहा, उच्च न्यायालय वाले अधिकार तो ही है। निवारक नजरबंदी में व्यक्तियों को अपना पक्ष रखने का, अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर होगा। अपना पक्ष रखेंगे, अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। यानी प्रतिनिधित्व कैसे करेंगे, न्यायालय के सामने जाएंगे, वकील करेंगे। तो उन्हें अधिकार दिया गया है कि वकील करेंगे, और उन्हें नजरबंदी कारण बताया जाएगा। उन्हें नजरबंद क्यों रखा गया, उन्हें नजरबंदी का कारण बताया जाएगा। यानी उन्हें न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा, उनको अपना रिप्रेजेंटेशन रखने का अधिकार होगा। उन्हें अपना कारण बताया जाएगा कि भैया देखो ये कारण है जिससे। लेकिन अगर पता चला कि एक बड़ा गैंग काम कर रहा है तो कारण बताना मना भी किया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में हो तो एक आदमी को कारण बता दिया, जाके पूरे ग्रुप को बता दिया भाई सतर्क हो जाना, तो कई बार कारण मना भी किया जा सकता है। कारण नहीं बताया जाएगा यदि राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ हो, यदि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ हो। तो ये अधिकार दिए गए हैं जो निवारक नजरबंदी में बंद व्यक्ति होगा। इसलिए दोस्तों, निवारक नजरबंदी में व्यक्तियों को, बंद व्यक्तियों को वकील करने का अधिकार है, न्यायालय जाने का अधिकार है। उसके बाद उच्च न्यायालय की समिति बनेगी, सिर्फ जांच करेगी। इसका मतलब है केवल पुलिस का ही कंट्रोल नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते संविधान निर्माताओं ने ऐसा कह दिया कि राज्य जो चाहे कर लेगा। लेकिन अब आप ये कह सकते हो कि नहीं, इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो दुरुपयोग तो हो ही जाता है, क्योंकि दोस्तों आप याद रखो, राज्य की शक्ति बढ़ेगी तो किसके खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ बढ़नी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ बढ़नी चाहिए जो देश की सुरक्षा में खतरा पैदा कर रहे हैं, विपक्षी दल को हतोत्साहित करने के लिए नहीं। अरे जो राज्य के खिलाफ बोले उसी खोपचे में ले लिया उनका, चलो भाई
तो ये बड़ी विडंबना है, ये तो बड़ी विडंबना है। इसलिए दोस्तों धीरे धीरे मामला न्यायपालिका के पास पहुंचा, तो न्यायपालिका ने फिर इस पर बात शुरू की। और अभी आप अगर लेटेस्ट केस देखेंगे, जो बाकायदा न्यायपालिका कह रही है कि भाई दुरुपयोग कहाँ होता है। अब उच्चतम न्यायालय के पास तमाम मामला है, और एक लेटेस्ट केस है अभय राजगुप्ता का। उच्चतम न्यायालय के पास मामले आने लगे। इसमें जो लेटेस्ट केस है अभय राजगुप्ता, फिर उसमें मुंतजिर अहमद कश्मीर का एक मामला आया। सारांश ये है कि उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निवारक नजरबंदी का प्रयोग अपराध रोकने के लिए नहीं होना चाहिए। बात ध्यान रखने की है, निवारक नजरबंदी का प्रयोग तब होना चाहिए, प्रयोग तभी उचित है, तभी उचित है जब ये राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हो, राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हो, संप्रभुता की रक्षा के लिए हो, संप्रभुता की रक्षा के लिए हो, राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए हो, तभी तो ये मामला बनेगा। यानी इसका प्रयोग तभी उचित हो सकता है जब ये राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए हो, संप्रभुता की रक्षा के लिए हो। इसका मतलब है दोस्तों, इसका प्रयोग इसलिए नहीं होगा, इसका प्रयोग इसलिए नहीं होगा कि इससे लोक व्यवस्था बनाए रख, उससे अपराधी को दंडित किया जाए। दोस्तों, अपराधी को दंडित करने के लिए हमारे अनुच्छेद 20 है। अपराधी को दंडित करने के लिए निवारक नजरबंदी का प्रावधान नहीं होना चाहिए। अब किसी ने अपराध किया, निवारक, उसके लिए तो अलग प्रोसेस है, अनुच्छेद 20 में आप जाइए। इसलिए इसका मतलब निवारक नजरबंदी का मतलब क्या, जो राष्ट्र की सुरक्षा खतरा पहुंचा दे, जो पूरे समाज में सांप्रदायिक दंगा भड़काने का प्रयास करने लगे, ऐसे लोगों को लीजिए इसके खतरे में। विपक्षी दल के नेता को नहीं, सरकार की आलोचना करने वाले को नहीं, और न ही अपराध करने वाले को। दोस्तों, अपराध करना एक अलग बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरा पहुंचा देने अलग बात है, चोरी कर लेना अलग बात है, कल के लिए आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होकर पार्लियामेंट में बम फोड़ देना अलग बात है। इसका प्रयोग उसके लिए होना चाहिए जो ये नहीं कि कोई चोरी करने का आरोप है, किसी ने मुख्यमंत्री की आलोचना कर दी और आपने कहा कि नहीं भाई हम तो ये कानून लगाएंगे, ये नहीं चलेगा। तो ये बड़ी ध्यान देने की बात है। और हमारे यहाँ तो आप देखोगे उत्तर प्रदेश में जो कप्पन को हिरासत में लिया गया, उस पर बड़ा विवाद होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा गया कि यार कप्पन को आपने क्यों हिरासत में लिया, कहाँ लोग व्यवस्था खतरा पहुंचा रहा था। अब जैसे शरजील इमाम को हिरासत में लिया गया, तो उसके ऊपर आरोप है कि भाई दंगा भड़का रहा था। इधर न्यायपालिका भी इस बात पे विचार कर रही है कि उसके ऊपर आरोप था, तो जो दंगा भड़काने का प्रयास करे, जो देश पे आतंकवादी हमला कर दे, उसके लिए निवारक नजरबंदी है। ये अपराधियों के लिए नहीं है, और न ही विपक्षी दलों के लिए, और न ही उन लोगों के लिए सरकार की आलोचना करते हैं। अरे दोस्तों, फंडामेंटल राइट तो है। ऐसा बाकायदा उच्चतम न्यायालय ने अभी अभय राज गुप्ता मामले में कहा है। लेकिन आप जानते हैं इसका मतलब है, अगर उच्चतम न्यायालय कह रहा है कि इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, तो अब देखो दोस्तों, मिसयूज तो होता है। अब उच्चतम न्यायालय कह रहा है इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, कई बार मिसयूज होता है। और आप इसलिए याद रखो, अगर इसका निवारक नजरबंदी का मिसयूज होगा तो व्यक्ति की आज़ादी खतरे में आएगी, 19 खत्म हो जाएगा, 20 का महत्व नहीं होगा, पुलिस राज्य स्थापित हो जाएगा। अगर निवारक नजरबंदी का दुरुपयोग होगा तो इसका परिणाम देखो क्या होगा। दुरुपयोग होगा तो भारत में विधि का शासन होगा या पुलिस राज्य। दोस्तों, ये बहुत ध्यान देने की बात है। फिर तो भारत में पुलिस राज्य हो जाएगा, विधि का शासन नहीं होगा, पुलिस राज्य हो जाएगा, और अनुच्छेद 19, 20 ये सब खत्म हो जाएंगे। अनुच्छेद 20, 19, 20, 21 का महत्व समाप्त हो जाएगा। अरे दोस्तों, आप ये ऐसे सीधे कर लो, फिर तो तानाशाही शासन हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान देने की बात, आर्टिकल 22 हमारे संविधान का एक अलोकतांत्रिक आर्टिकल है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया नहीं है, ये नहीं कि जिसके पास लठ उसी की भैंस।
इसलिए ये अपने आप में इसके दुरुपयोग से समस्याएं बनती है। लेकिन आप ये भी कर सकते हो कि अब आप कहोगे सर इसको संविधान से हटाओ, लेकिन मामला दोस्तों ने फिर बता दिया कि संविधान से हटाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो आतंकवाद की समस्या आजकल है, संगठित अपराध है, उसको इससे हल किया जा सकता है। इसलिए मामला हटाने की नहीं, दुरुपयोग रोकने की है, इसके दुरुपयोग रोकने की है। और इसीलिए यह एक आवश्यक बुराई है जिसका हम कहीं कहीं प्रयोग करते हैं, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ ऐसी समस्याएं हैं जो राष्ट्रीय खतरा उत्पन्न कर रही हैं। इसलिए दुरुपयोग रोका जाए। अगर दुरुपयोग इसका होगा तो ये बड़ा अपने आप में अनुचित है। और इसे कई बार कहा जाता है दोस्तों, हम संविधान की भावना के साथ फिर छेड़छाड़ कर देते। भावना के साथ छेड़छाड़ देखो दोस्तों नहीं होनी चाहिए। संविधान निर्माताओं ने सोचा क्या था, क्यों कोई वो चीज बनाया था, और हमने उसको केवल दलीय हितों पर उसका मिसयूज कर दिया। यही तो लोकतंत्र पे खतरा है। क्योंकि बात ध्यान में रखने का होगा कि विकसित देशों में शांति के समय निवारक नजरबंदी की कल्पना भी नहीं है। अमेरिका में, यूरोप में निवारक नजरबंदी कानून लागू होगा तो सोच ही नहीं कोई नहीं सकता। लेकिन हमारे यहाँ परिस्थितियां माना अलग है, तो बस ठीक है ऐसे लोगों के खिलाफ लागू हो जो देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, न कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो सरकार की आलोचना करते हैं। विपक्षी दल कहाँ से आएगा दोस्तों? फिर तो लोकतंत्र का मतलब हो जाएगा, फिर तो ये हो गया कि शासक तानाशाह हो जाएगा। तानाशाह कैसे होते थे? जो कह दिया वही सही है। तानाशाह ने जो कह दिया उसके खिलाफ आप नहीं बोल सकते, जबकि हकीकत की बात यह है कोई व्यक्ति कह दिया उसकी बात परफेक्ट कैसे मान लें। इसलिए निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि एक आवश्यक बुराई है, जिसके दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता है। यह है अनुच्छेद 22। अब दोस्तों ये हमारा निवारक नजरबंदी के कानून की बात आ गई। ये निवारक नजरबंदी आ गया, और ये बात हमने पहले भी गोपालन केस में बताई थी, और मिसयूज बार बार हुआ है, इसलिए कानून तोड़े भी गए हैं, फिर बदले गए हैं। लेकिन अब हम आजादी के अधिकार से आगे बढ़ेंगे, थोड़ा शोषण के अधिकार में आएंगे। अब जरा अनुच्छेद 23-24 जो बड़ा है, बड़ा सिंपल सा, उस पर कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं रहा है, तो जरा देखें शोषण खिलाफ अधिकार। अनुच्छेद 2324, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। दोस्तों खास बात है, जब हम शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं, तो आप देखो असल में शोषण शब्द दोस्तों दुनिया में अलग अलग विचार है। शोषण शब्द मार्क्स बाबा ने बहुत प्रचलित कर दिया, और ये मार्क्सवादियों की देन है। यानी मार्क्स एक जर्मनी में पैदा हुआ फिलोसफर था, जिसने कहा दो पूरी दुनिया में अत्याचार चल रहा है, शोषण चल रहा है। तो मार्क्स से पूछा गया, बाबा ये बताओ ये शोषण है क्या? उन्होंने कहा ये देखो यार, शोषण क्या है बताओ। मकान मालिक किराएदार पर सवार है, सामंत मजदूर पर सवार है, फैक्ट्री का मालिक सामंत किसान पर सवार है, फैक्ट्री का मालिक मजदूर पर सवार है। और ये दोस्तों मार्क्स बाबा ने कहा, बाबा बड़ा मानववादी था, वो कहता समाज को बदल के रख दूंगा सब। और इसलिए उसने कहा भी कि मैं एक ऐसा समाज बनाऊंगा जहां दोस्तों आदमी आदमी पर सवार ना हो। यानी अगर बच्चों, अगर मानव जीवन का मतलब है गरिमामय जीवन अधिकार, तो गरिमामय जीवन का अधिकार का मतलब है मेरी प्रतिभा, मेरी क्षमता, उन सब का मालिक मैं हूं। तो दोस्तों ये बताओ, मेरी प्रतिभा क्षमता ये है, मेरी आज़ादी ये है कि जो मैं चाहे काम करूं, काम न करूं, कहीं आऊं कहीं जाऊं। तो अब बताओ, मेरी प्रतिभा, मेरी क्षमता का प्रयोग दूसरे के लिए होना चाहिए। इसलिए मेरे बच्चों बहुत ध्यान देने की बात है, मानव है, हम दास नहीं है। और सच मानो दास कह देना मानव का तो अपमान है, सेवक कह देना मानव का अपमान है। मानव और सेवक, ओ माय गॉड दोस्तों, ना ना ना, ये हो नहीं सकता। इसलिए यकीन मानो, मानव जीवन तरह निराला है। हमारे यहाँ बिस्मिल्लाह खान सनाई वादक थे, और बिस्मिल्लाह खान को अमेरिकी सरकार ने बुलाना चाहती थी कि बिस्मिल्लाह खान साहब जरा आओ, हमारे बच्चों को सहनाई सिखाओ। बिस्मिल्लाह खान ने कहा गंगा बहाओ।
अमेरिकी सरकार ने कहा, अरे खान साहब ये क्या बात कर रहे हो, गंगा कैसे बहेगी? तो बिस्मिल्लाह खान ने कहा, गंगा नहीं बहेगी तो मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा। नहीं दोस्तों, क्या बता, ये एक मानव था जो फक्कड़ हुआ करता था। मतलब मानव नौकरी के लिए बना है ना दोस्तों, ये मानव। अब देखो आजकल तो जीवन में हर आदमी काम कर ले रहा है, इसलिए पहले लोग कहते थे नौकरी ना करी। अरे किसी का चाकर बनना, नौकर बनना दोस्तों, मानव होने का मतलब क्या है? क्या है? मस्त जीना, फक्कड़ जीना। इसे सच मानो, जब मुझे कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जो कहता है कि भैया हमने जीवन में कोई काम नहीं किया, मैं कहता यार बस बस गले लग जाओ यार, तुमने ही तो जीवन जिया। अरे जीवन दोस्तों जहां मर्जी वहां बैठे, जहां मर्जी गए। और एक शोषण आधुनिक समाज की बड़ी समस्या है। इसलिए हमारे संविधान माताओं ने कहा ना भाई शोषण नहीं होगा, इसलिए गरिमा में जीवन में शोषण संभव ही नहीं है। मतलब एक दोस्तों, हम किसी जीवन के, मैं किसी व्यक्ति के लिए सीढ़ी नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर कोई पैर रख के चढ़ जाए ऊपर। बांस हो सकता है, मैं नहीं हो सकता। ये क्या दर्शन था। इसलिए संविधान निर्माताओं ने क्या कहा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो सब शोषण कितना बड़ा शब्द है। और कई बार तो मुझे दोस्तों दिखता है, एक बार मार्क्सवादी को लेकर गया ताजमहल दिखाने, उनका देखो भाई ताजमहल कैसा है। मार्क्सवादी ने कहा ये ताजमहल है, सफेद संगमरमर में मुझे खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। मार्क्सवादी दोस्तों सोच कर रहा कि, तो हमने कहा मतलब, उन्होंने कहा अरे भाई ये ताजमहल कैसे बन गया? सोचो पुराने जमाने में मजदूरों के सबके खून पसीने से ताजमहल बन गया। क्या महाराजा ने सबके मजदूरी दी होगी, पैसा दिया होगा? हमने कहा यार बात तो सही कह रहे हो। तो संविधान निर्माताओं ने कहा भैया कोई शोषण नहीं, यही तो बराबरी का अधिकार है। कोई किसी पर सवार नहीं होगा, कोई किसी का मालिक नहीं, सब बराबर। तो हमारे संविधान में तो अनुच्छेद 23 लिखा और उन्होंने क्या कहा कि शोषण नहीं होगा। कैसा? यानी शोषण कैसा नहीं होगा? न तो मानव दुर्व्यापार होगा और न ही बेगार होगा, यानी और न ही बलाश्रम होगा। यानी शोषण के 3 रूपों का अनुच्छेद 23 में मना किया गया। पहला, किसी को श्रम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्यकारी कार्य नहीं लिया जा सकता। बड़ी भाषा में बलात् श्रम, यानी किसी से जबरदस्ती काम करवा लेना, बाध्यकारी नहीं करवा सकते आप। बाध्यकारी, आप किसी मजदूर के पास गए, ये तो फोर्स लेबर कि किसी मजदूर के पास गए, उनका भैया काम करना, उसने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, जबरदस्ती उठा लाया उसको, काम कहीं से नहीं करोगे। और अब देखेंगे जब हमारे यहाँ राजा महाराजाओं का जमाना था, सामंतवाद था, तो भाई सामंतवादी लोग जाते थे, लोगों को उठा लेते थे, चलो हमारे काम करो। जबकि जीवन में गरिमा में जीवन है। अरे भाई मैं, जब मेरी इच्छा होगा तब मैं पढ़ाऊंगा, जब मेरी इच्छा होगा तब मैं जाऊंगा, ये मानव जीवन है। अब कोई जबरदस्ती करो, भैया नाचो, अरे भैया कैसे नाचूं, मेरा मन ही नहीं कर रहा है, ये खास बात है। तो बलाश्रम यानी कोई आपसे जबरदस्ती काम नहीं, फोर्स नहीं करेगा कुछ करने के लिए, बाध्यकारी श्रम नहीं होगा, बलाश्रम नहीं होगा, जबरदस्ती आपसे काम नहीं लिया जा सकता, पहली बात। और दूसरा, और दोस्तों फिर बेगार, बेगार का मतलब है आप कहते हैं बेगारी करवा रहा है। तो ये ताजमहल बन गए, इतने बड़े बड़े किले बन गए, सब बेगारी तो करवाया राजा महाराजाओं ने। बेगार का मतलब क्या है? काम करवा के पैसा नहीं देना। बाध्यकारी का मतलब है इच्छा के खिलाफ काम करवाना, इच्छा विरुद्ध, भाई मेरा काम आराम करने कर रहा है, मेरा काम घूमने कर रहा है, और कोई कह रहा है ना हमारा काम करो, इच्छा विरुद्ध कार्य। फिर बेगार का मतलब है कार्य के बाद भुगतान न करना, कार्य के बाद मजदूरी न देना, कार्य के बाद मजदूरी न देना है बेगार है। और कहा गया मानव दुर्व्यापार, और तो खास बात है, तो कितना बड़ा शब्द है। तो हमेशा शब्दों को इत्मीनान समझिए, एक एक शब्द के बड़े मर्म है दोस्तों। इसलिए हमारा संविधान है कितना बड़ा दर्शन लाता है, इतना बड़ा नजरिया लाता है, ह्यूमन इन ट्रैफिकिंग। खास बात है दोस्तों, हर चीज दुनिया में खरीदी बेची जा सकती है। और कई बार हम मार्केट में जाते हैं, हर चीज में प्राइस टैग होता है कि भैया प्राइस क्या है। मानव पर आज तक कोई प्राइस नहीं लगा, आपने कभी नहीं देखा भाई एक्स आदमी इतने बिक रहा है,
मानव पर कोई प्राइस नहीं लगता। और ये बड़े फक्कड़ उक्कड़ किस्म के लोग होते, कहीं नौकरी करते नहीं, क्या भैया अपना पैसा रखो, हम नहीं आने वाले। और मानव दुर्व्यापार का मतलब है, इसलिए मानव का व्यापार तो हो ही नहीं सकता, मानव का केवल दुर्व्यापार हो सकता है। मानव व्यापार तो मानव होने का अपमान है। यानी खरीदना बेचना वस्तु का संभव है दोस्तों, मानव का नहीं। आपने कभी 3 इडियट देखा होगा, कभी 3 इडियट मूवी आप देखिएगा, तो उसमें करीना कपूर का उसका प्रेमी घड़ी दे रहा है, वो घड़ी गायब हो गई। उसने कहा तुमने घड़ी गायब करवा दी, इतनी महंगी घड़ी थी, इतनी महंगी घड़ी थी। करीना कपूर ने कहीं से घड़ी उसको मिल गई, और घड़ी उसने वापस देकर कहा गधे ले, घड़ी के लिए दूसरा हाथ ढूंढ ले। इसलिए दोस्तों मानव को वस्तु से आप कैसे रिप्लेस कर देंगे? तो संविधान निर्माताओं ने कहा था मानव दुर्व्यापार नहीं होगा, तो उसका उच्चतम न्यायालय ने क्या मतलब निकाला? मानव दुर्व्यापार नहीं होगा, इसका मतलब है उसमें कहीं ना कहीं वेश्यावृत्ति को भी समाप्त करने की बात थी। हमारे यहाँ तो आजादी के पहले एक देवदासी प्रथा थी, जहां मंदिरों में कुंवारी महिलाओं को, अविवाहित महिलाओं को रखा जाता था, यह भी समाप्त करने का प्लान था। और मानवीय अंगों का दुर्व्यापार, कई बार आप सुनते हो दोस्तों, किडनी का अवैध लेन देन, मानवीय अंगों का दुर्व्यापार, ये सब मानवीय दुर्व्यापार में शामिल कर लिए गए और इन सबको प्रतिबंधित किया गया। और एक खास बात है, आप कहोगे सर ये बताओ कि ठीक है बाध्यकारी श्रम नहीं होगा, बेगार नहीं होगा, मानवीय दुर्व्यापार नहीं होगा, लेकिन अनुच्छेद 23 इतनी बात लिख देने से हो जाएगा? तो नहीं दोस्तों, इसलिए इसके लिए अनुच्छेद 23 में फिर लिखा गया कि राज्य के द्वारा विधि का निर्माण किया जाएगा। इसे राज्य ने अलग अलग विधियों का निर्माण करके बता दिया, राज्य ने अलग अलग विधियों का निर्माण करके बता दिया कि भैया ये सब नहीं होगा। सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट बनाया गया, संसद ने बनाया। इसलिए कई हमारे ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जिनको जमीन पर लाने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए संसद के विधि के निर्माण की आवश्यकता पड़ती है। संसदीय विधि बनेगी तभी ये क्रियान्वित होंगे, संसदीय विधि बनेगी तभी क्रियान्वित होंगे। ये मामला आ गया अनुच्छेद 23 का। लेकिन अब एक बात, अनुच्छेद 23 में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, और वैसे आप देखेंगे शोषण के रूप को उच्चतम न्यायालय ने बढ़ा दिया। अगर आपको याद होगा तो वही आपको एशियाड वर्कर केस में बताया था, यह बात फिर याद रखिएगा। न्यायालय ने एशियाड वर्कर्स केस में बताया था निर्धारित दर से कम मजदूरी देना भी शोषण है, तो शोषण का अधिकार बढ़ा दिया। आपको याद होगा 21 में मैंने आपको यह भी बताया था, विशाखा केस में, विशाखा केस में मैंने बताया था बच्चों, यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट भी शोषण है। अब देखिए यही समाज में महिलाओं के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। इसका मतलब शोषण दोस्तों यही नहीं कि किसी 4 घंटे के बजाय 8 घंटे काम करा लेना, काम करा के पैसा ना देना और किसी का खून ले लेना, ये सब शोषण हो सकते हैं। किसी महिला पर आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग कर देना, ये भी तो शोषण है। धीरे धीरे उच्चतम न्यायालय ने शोषण का दायरा बढ़ा दिया। यानी ये बात हमने अनुच्छेद 21 में आपको बता रखी थी। इसलिए 21 तो जीवन का अधिकार होगा दोस्तों, शोषण उसमें खत्म करिए। लेकिन अब थोड़ा एक प्रॉब्लम ये थी कि अनुच्छेद 23 में कह दिया गया कि बाध्यकारी श्रम नहीं होगा। लेकिन दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक बड़ी घटना हुई थी, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखा गया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया तो यूरोप और अमेरिका को ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ी जो 18 वर्ष के ऊपर के थे, और ऐसा लगा कि भाई इनको तो लिया जाए, नहीं तो पूरे समाज में काम कौन करेगा। सैनिक लड़ने चले गए, बहुत सारे लोगों को आगे लाना पड़ा। तब ऐसा सरकार को आदेश देना पड़ा कि भाई हम जो कह रहे हैं वो ही काम करो। जरा सोच के देखिए, कल के लिए इंडिया चाइना वॉर हो जाए और उस परिस्थिति में राज्य कहे कि भैया अब कुछ लोगों को हमें ये काम करना है, तो आप कहोगे सर ये तो बाध्यकारी, हमसे जबरदस्ती राज्य काम करवा लेगा क्या? इसलिए अनुच्छेद 23 में भी एक अपवाद रखा गया, और खास तौर पर बलात् श्रम का। तो बाध्यकारी का मतलब है आपसे जबरदस्ती कोई काम नहीं करवाया जाएगा, कोई फोर्स लेबर नहीं करवाया जाएगा। इसके लिए बाकायदा एक अपवाद संविधान निर्माताओं ने रख दिया। और संविधान निर्माताओं ने क्या किया, अनुच्छेद 23 का क्लॉज 2 बनाया, और उसमें कह दिया गया कि यदि अनुच्छेद 23 का क्लॉज 2 बनाया गया, जिसमें एक एक्सेप्शन रख दिया गया
और उसमें ये भी कह दिया गया, वैसे आप देखेंगे हमारे यहाँ कैसी चीज़ें बदल गई। 2016 में 10 संसद का एक विधि आया कि दिव्यांगों के लिए अलग प्रावधान किया गया। तो धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती गई। इसलिए कहा भी जाता है हमारा संविधान सामाजिक न्याय पैदा करने का दस्तावेज है, समाज बदलने का दस्तावेज है। तो सारे प्रावधान रोके, सारे जो नकारात्मक चीज़ें थी हटाने का प्रयास किया गया। तो क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 23 में कहा गया कि यदि राज्य के द्वारा सार्वजनिक हित में, बात ध्यान में रखने की है, यदि राज्य के द्वारा सार्वजनिक हित के लिए कोई अनिवार्य सेवा, यानी बात ध्यान में रखने की है, यानी सार्वजनिक हित होना चाहिए, व्यक्तिगत हित नहीं। राज्य के द्वारा सार्वजनिक हित के लिए कोई अनिवार्य सेवा लागू की जा रही है, उसके लिए तो उसे बाध्यकारी श्रम नहीं माना जाएगा, बात ध्यान रखने की है। लेकिन इसमें यदि राज्य के द्वारा सार्वजनिक हित के लिए कोई अनिवार्य सेवा लागू हो रही है, इसे भेदभावकारी नहीं, यानी राज्य अनिवार्य सेवा बना सकता है, बशर्ते इसमें व्यक्तियों के साथ केवल बात आप जानते हो, केवल जाति, धर्म, मूल वंश। दोस्तों ये मैंने बता चुका हूं, जहां भी मतलब भेद को खत्म करने की बात आएगी, 3 शब्द जरूर आएंगे, जाति, धर्म, मूल वंश, 3 शब्द जरूर आएंगे, चौथा कोई अलग हो सकता है। तो इसमें व्यक्तियों के साथ केवल जात, धर्म, मूल वंश या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, यह बात ध्यान रखने की है बच्चों। इसका मतलब यदि राज्य सार्वजनिक हित के लिए कोई अनिवार्य सेवा लगाना चाहता है, इसमें व्यक्तियों के साथ केवल जाति, धर्म, मूल वंश, वर्ग, इसका मतलब है कि मान लो इंडिया चाइना वॉर हो गया और कल के लिए राज्य कहे भाई 18 साल के जो युवक है वो सार्वजनिक सेवा देने के लिए आ जाए, लेकिन जो सार्वजनिक सेवा देंगे उसमें इस जाति के लोग आएंगे क्योंकि ये लड़ाके हैं, नहीं। और केवल का मतलब है कि भाई इस आधार पर आप मतभेद कर सकते हैं, शारीरिक क्षमता, शैक्षिक योग्यता, इस आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। कि भाई लड़ाई की बात है तो कोई हट्टे कट्टे आदमी को लीजिए तो भला पतला आदमी लेंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। लेकिन आप ये नहीं कर सकते नहीं भैया अमीरों को लिया जाए, गरीबों को वर्ग, आप नहीं कर सकते भैया सारे अमीरों को ले लिया जाए, इन्हीं को भाई लड़ाया जाए, या सारे गरीब को ले लिया जाए, इनके जीवन का महत्व क्या है, चल लड़ ही ले, नहीं कर सकते। तो किसी धर्म विशेष को या ये नहीं कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को छोड़ा जाए या नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लड़ा दिया जाए, मंगोलाइड प्रजाति के लोगों को नहीं कर सकते। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हर रास्ते की कल्पना कर रखी है, कभी ऐसी कंडीशन आ जाए जैसे यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आई थी, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान वो कंडीशन आई थी, तो इसलिए संविधान निर्माताओं ने हर दूरदृष्टि कल्पना कर रखी है, ऐसी कोई विधि बनाई जा सकती है। तो जो आर्टिकल 23 की बात है, इसे आर्टिकल 23 शोषण को रोकता है, लेकिन एक अपवाद बाध्यकारी श्रम का दे दिया गया है जिसके लिए संसद विधि का निर्माण करेगी। अब जरा देख लें शोषण का दूसरा रूप जो अनुच्छेद 24 में है। शोषण के विरुद्धाधिकार जो आर्टिकल 24 में है। दोस्तों फिर बच्चों की बात आ गई, यानी हमारे संविधान में समाज के परिवर्तन की बात क्यों है? अनुसूचित जाति जनजाति का कल्याण, महिला कल्याण, बच्चों कल्याण। इसलिए हमारा संविधान कह रहा है कि भाई केवल व्यक्ति के ही अधिकार नहीं देंगे, अधिकार केवल, और अमेरिका के संविधान में केवल व्यक्ति के अधिकार की बात होती है। हमारे संविधान में कहा गया नहीं भाई सबके अधिकार की बात होगी, परिस्थितियां अलग अलग थी।
इसीलिए शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 24 में कहा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में, और दोस्तों ऐसे हम क्लासिफाई क्यों कर लेते हैं, क्योंकि जब पीटी के लिए पढ़ोगे, प्रारंभिक परीक्षा के लिए पढ़ोगे, तो ऐसे बेसिक बातें एकदम याद होनी चाहिए। कारखाना 3 शब्द है, 3 ही हो, चौथा नहीं होगा। मेंस के लिए तो ये आएगा नहीं, मेंस में जहां आएगा विशेषण होगा, लेकिन जब पीटी के लिए पढ़ते हो 3 शब्द पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, हड़बड़ी में नहीं, कहाँ कहाँ कितने, यानी 14 वर्ष के बच्चों को कहाँ नहीं लगाया जाएगा, ये बात स्पष्ट होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और कहाँ नहीं लगाया सकता, कारखाने, खान, लोहे खान, कोयले खान, खान, और तीसरा खतरनाक उद्योग, हैजार्डियस इंडस्ट्रीज, खतरनाक उद्योगों में नहीं लगाया जाएगा। अभी यह खास बात है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इन 3 जगहों पे नहीं लगाया जाएगा। अब दोस्तों, और आप जानते हो, चाहे अनुच्छेद 23 हो चाहे 24 हो, अब सवाल है खतरनाक उद्योग कौन होंगे, इसके लिए कोई कानून तो बनना चाहिए। इसे 23 और 24 तभी लागू होगा जब संसद कोई विधि बनाएगी। हमारे संविधान में कहा भी जाता है कई ऐसे अधिकार हैं जो विधि को जांच करते हैं, 14, और कई ऐसे अधिकार हैं जो करें भैया विधि बनाओ इसको लागू करने के लिए, क्योंकि लैंग्वेज ऐसी है खतरनाक उद्योग। अब संसद की विधि बनानी पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा कौन सा उद्योग खतरनाक है, शीशे वाला है कि लोहे वाला है। खान तो ठीक है कि लोहे खान, कोयले खान। कारखाने, अरे कारखाने भी कई हैं, बीड़ी कारखाना है, कारखाने भी कई प्रकार के होते हैं, चूड़ी बनाने कारखाना है। इसलिए कहा गया कि भाई पहले राज्य कानून बनाएगा, तो राज्य ने कानून बनाया 86 में। और सच मानो दोस्तों, सच मानो दोस्तों, कहा तो जाता है कि बच्चों को तो काम करना नहीं चाहिए, 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को यहां नहीं कहीं नहीं काम करना चाहिए। वे बचपन तो देश का भविष्य होता है, और इसलिए आप देखोगे बच्चों काम कराना मानवाधिकार का उल्लंघन है। इसे यूरोप देशों में जो देश अमीर है, विकसित है, वहां बच्चे दोस्तों शरीर के हिसाब से व्यक्ति काम करना चाहिए, और बचपन का उम्र काम करने के लिए नहीं होता। अरे बचपन में जब काम करा लोगे तो व्यक्ति का विकास होगा, क्या होगा, बच्चों को अपने काम करा लिया तो हमने भविष्य को, देश के भविष्य के विकास को रोक दिया। लेकिन इस अधिनियम में प्रॉब्लम ये थी, प्रॉब्लम संविधान में जो लिखा गया उसमें एक प्रॉब्लम ही आ रही है कि आप कहोगे सर ये बताओ 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, तो भाई बड़े और बच्चों के बीच का फर्क 18 वर्ष है, 18 वर्ष के ऊपर बड़ा, 18 वर्ष के नीचे भाई जो वयस्क के नीचे उसी को बच्चा मान लीजिए। अब सवाल है कि 14 से 18 वर्ष के बीच के लोगों को ऐसा काम कराया जाए, पहला सवाल। और क्या 3 उद्योग के अलावा क्या बच्चों को चाय की दुकान पर लगा लिया जाए, कालीन की दुकान पर लगा लिया जाए, दूसरी कठिन चुनौती आती है। इसलिए दोस्तों यहां पर एक समस्या आई, तो सही मायने बाल श्रम होना नहीं चाहिए। और अब तो सरकार देखिए बाल श्रम बनाने को लेकर कितनी संजीदा है। और अनुच्छेद 24 को ऐसे मत पढ़ो, 24 को आर्टिकल 21A के साथ पढ़ो। अरे बच्चे स्कूल में होने चाहिए, इसलिए आर्टिकल 21A लाया गया कि बच्चों को स्कूल में रखेंगे, 14 वर्ष से कम के बच्चे स्कूल में रहेंगे, खानों में नहीं, कारखानों में नहीं। तो सरकार तो लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन चाइल्ड लेबर एक्ट जो 1986 के चाइल्ड लेबर एक्ट था, उसमें थोड़ा संशोधन किया गया, और उसमें फिर संशोधन करके ये कहा गया कि देखो भाई एक और कैटेगरी बनाई गई, 14 वर्ष से 18 वर्ष के बीच जो लोग होंगे उन्हें किशोर कहा जाएगा, न तो बच्चे हैं न बड़े। अभी कह दिया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अलग है, 14 से 18 वर्ष के बच्चे किशोर हैं। ये कहा गया संविधान में नहीं, चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट
को 2016 में संशोधन किया गया, उसके हिसाब से इसको बनाया गया। बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम में संशोधन किया गया और कहा गया कि भाई देखो, जो 14 वर्ष से 18 वर्ष के किशोर हैं वो केवल 3 के अलावा बाकी उद्योगों में काम कर सकते हैं। ये 3 में काम नहीं करेंगे, बाकी में काम करेंगे। तो कह दिया गया भाई किशोर तो ये 3 में काम करेंगे, कारखानों में, सॉरी, कारखानों के अलावा, खानों के अलावा, तो 3 के अलावा और कहीं काम कर सकते हैं। तो ये बात तो स्पष्ट कर दी गई, क्योंकि ये पहले समस्या थी कि भाई क्या 14 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को कहीं भी काम पे लगा दिया जाए। तो कहा गया नहीं, 14 किशोरों को भी इन 3 जगह नहीं लगाया जा सकता, और 14 वर्ष से के नीचे लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये बात स्पष्ट कर दी गई ये चाइल्ड लेबर एबोलिशन एक्ट में। दूसरी बात, और इसी एक्ट में ये कहा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी उद्योग में काम पर नहीं लगाया जाएगा, किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा। न तो चाय की दुकान पर, किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा। जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी काम में लगाया ही नहीं जाएगा। तो ये बात स्पष्ट कर दी गई, क्योंकि यहाँ था भाई ये बात दोनों अस्पष्ट था इस अनुच्छेद 24 से। तो ये दोनों बात अनुच्छेद 24 को विस्तार कर दिया गया और कह दिया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी काम में नहीं लगाया जाएगा। लेकिन एक अपवाद बनाया गया, यानी न चाय की दुकान पर, न कपड़े की दुकान पर, न कालीन की दुकान पर। बस उसमें एक थोड़ा एक्सेप्शन ही बनाया गया कि बस घरेलू काम में, मान लो किसी के घर में छोटी सी दुकान है, किसी के घर में कोई घरेलू कार्य पर उन्हें लगाया जा सकता है। दोस्तों, किसी के पास छोटी दुकान है, अगर बच्चा वहां 1-2 घंटे बैठ गया, इसे बाल श्रम नहीं माना जाएगा। और इसीलिए दोस्तों हमारे यहाँ तो बाल श्रम लगातार लगभग खत्म ही है, प्रयास चल रहा है। लेकिन कई बार अब देखो दोस्तों, बाल श्रम के नाम पर हमारे यहाँ बड़ी पॉलिटिक्स हो जाती है। तो कई बार तो बाल श्रम के नाम पर कई लोगों ने विदेशी राज्यों को ये सब भेज दिया कि भारत में बाल श्रम का प्रयोग होता है, और हमारे सारे कालीन यूरोप ने बैन कर दिए। तो बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। अरे बच्चों अगर पिता की स्थिति अच्छी होगी तो बच्चों को पढ़ाएगा नहीं। तो बच्चों की स्थिति करने से पहले पिता की स्थिति अच्छी करो। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का मामला है, इसे चंद्रशेखर उस समय प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने तो बचपन बचाओ आंदोलन के मुखिया कैलाश सत्यार्थी को इस बात से बड़ी नाराजगी व्यक्त की थी। उन्होंने कहा भाई अब देखो, आप तो भारत के कालीन उद्योग को चौपट कर रहे हो। तो भारत की थोड़ी मजबूरी है, जैसा दोस्तों हम यूरोप जैसे नहीं हैं, हमारी समस्याएं थोड़ी अलग हैं। फिर भी आप देखोगे कि बाकायदा आज तो बाल श्रम के बारे में न्यायालय के लगातार निर्णय आ रहे हैं। और 2002 में MC मेहता केस में तो अभी तो आप देखोगे पोक्सो आ गया है। तो बाल MC मेहतावाद में तो उच्चतम न्यायालय ने यहाँ तक कह दिया कि बाल श्रम को हटाने के लिए एक बाकायदा एक पुनर्वास कोष बनना चाहिए। बाल श्रम को हटाया जाए, हर डिस्ट्रिक्ट में एक बाल श्रम पुनर्वास कोष होना चाहिए। यानी अगर कोई बच्चा किसी भी जगह काम कर रहा है तो बाकायदा उस बच्चे को न केवल वहां से हटाया जाए, बल्कि काम कराने वाले से उसके लिए 20,000 रुपये भी लिए जाए हर बच्चे के पीछे। फिर वहाँ उन्हें बाल पुनर्वास कोर्स बनाया जाए, उनको पढ़ाई लिखाई जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। और आर्टिकल राइट टू एजुकेशन एक्ट ही है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। तो ये सारे प्रावधान बाकायदा संविधान में नहीं थे, लेकिन उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद अब इसको आगे बढ़ाया दिया जा रहा है। और इसीलिए अब देखो, आज तो हमारे यहाँ बच्चों के कल्याण पर सरकार लगातार बल दे रही है। तो ये है अनुच्छेद 24। इसका मतलब है शोषण किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और धीरे धीरे अधिकारों का दायरा भारत में आगे बढ़ा। अब दोस्तों इसके बाद
हम एक ऐसे अधिकार की बात करेंगे जो विवाद में रहता है, धार्मिक अधिकार जो विवाद में रहता है, अलग अलग कारणों से इस पर कोई न कोई लफड़ा उत्पन्न हो ही जाता है। धर्मांतरण का मुद्दा आजकल बड़े विवाद में है। तो जरा देखें कि धार्मिक अधिकार क्या है। और हमारा देश तो ऐसा है कि दोस्तों धर्म के नाम पर ही बट गया, और आज भी विभाजनकारी शक्तियां तमाम शक्तिशाली हैं। दोस्तों लफड़ा धर्म में नहीं है, धर्म के राजनीतिक दुरुपयोग में है। तो इसी बात से शुरुआत करें, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अब जरा हम बच्चों आ जाए धार्मिक अधिकार। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 25 से 28 तक। धार्मिक अधिकार, देखो बच्चों, धार्मिक अधिकार में एक बड़ा डिबेट आ जाता है, पंथ निरपेक्ष राज्य क्या है, धर्म निरपेक्ष राज्य क्या है। अनुच्छेद 25 से 28 तक हमारे यहाँ धार्मिक अधिकार है। वैसे जो विवाद होता है वो अनुच्छेद 25 पर बार बार आता है। और अब सवाल ये है कि धार्मिक अधिकार और संविधान सभा में इस बात पे बड़े विवाद हुए। हमारे संविधान सभा में जो महिला सदस्य थी, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, इन लोगों ने धार्मिक अधिकारों का बड़ा विरोध कर दिया। उन्होंने कहा, अरे भैया भारत में धार्मिक अधिकार क्यों ला रहे हो? अरे भारत ऐसा देश है जहाँ पे तो धर्म का बड़ा महत्व है, लेकिन उसमें सारी समाज की बुराइयां धर्म से जुड़ी हुई है। और दोस्तों कई बार ये बात आपको दिखेगी, हमारे यहाँ तो देखो भी बाल विवाह हटाने की बात कर रहे लोग कर रहे हैं, धार्मिक अधिकार तुल जाते हैं। हमारे सती प्रथा हटाने की बात की, धार्मिक अधिकार के लोग हवाला देने लगे। 3 तलाक की बात हटाई जा रही तो धार्मिक अधिकार है। ये बड़ा विवाद है, क्या धार्मिक अधिकार सामाजिक सुधार के मार्ग में बाधा हो जाएगा? पहली बात। दोस्तों बड़ा जीवन आखिर में धर्म का महत्व कितना समाज में क्यों होता है? क्या समाज का, व्यक्ति का संचालन तर्क से होना चाहिए, विवेक से होना चाहिए जैसा हम दावा करते हैं? या हमारे जीवन के संचालन, भाई हमारे जीवन के संचालन में दोस्तों क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए? फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए, या हमारे जीवन में धर्म का महत्व होना चाहिए, आस्था? ये विवाद का महत्व हमेशा रहा है। लेकिन दोस्तों आप याद रखो, कई बार जब विवेक हावी होता है तो आस्था से टकरा जाता है। इसलिए ये तो पूरा यूरोप में जब पहली बार ब्रूनो ने कहा था, भाई ईसाई धर्म में माना गया था सूरज घूमता है, अब ब्रूनो ने फिजिक्स की मान्यता से सिद्ध कर दिया, करे भाई पृथ्वी घूमती है। ये हकीकत की बात है दोस्तों, ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया। अब देखो जो व्यक्ति का तर्क हावी होगा तब कहेगा, भाई महिषा मिनी ईरान में आपने देखा उनका स्कार्फ नहीं पहनेंगे, ये जीवन हमारा है, मैं बताऊंगी क्या है पहना है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लोगों ने कहा अरे भाई तो धर्म खिलाफ जा रही है, आस्था खिलाफ जा रही है। तो समाज में टकराव होता रहता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखेंगे दोस्तों, अगर यूरोप का विकास ज्यादा हो गया तो इसके पीछे ये भी एक सच है, उन लोगों ने धार्मिक रूढ़ियों को चुनौती दी, विवेक को महत्व दिया। अरे दोस्तों पूरी वैज्ञानिक कहानी आप देख लो, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन तभी आया जब धर्म को चुनौती दी गई। लेकिन इसका यह मतलब नहीं मैं धर्म का विरोधी हूं। भाई जीवन में दूसरा नजरिया ये है कि भाई कई बार हम बहुत सारे सवाल को विज्ञान से उत्तर नहीं दे पाते। अब विज्ञान, अब कुछ लोग कहेंगे अरे सर क्या विज्ञान विज्ञान कर रहे हो, इतना ही विज्ञान महत्वपूर्ण होता, टर्की में भूकंप आया उसका पहले बता दिया होता। आज सोचो, हम दावा तो करते हैं कि विज्ञान ये हो गया, नासा ये हो गया, आज भी हम भूकंप की भविष्यवाणी नहीं कर पाते। लो विज्ञान का तो फालूदा लगा दिया। इसे दोस्तों हम ये नहीं कह सकते कि, और जहां जब चीज, भाई हम तो यही कहते हैं विवेक, विज्ञान का मतलब है हमारे पास तर्क है, हमारे पास विवेक है, मैं आपको प्रमाण करके बता दूंगा। धर्म वाले लोग कहते हैं अरे बावरीपन की बात मत करो, इतनी बड़ी दुनिया है, तुम कितने ग्रह को जानते हो, कितने नक्षत्र को जानते हो, और नहीं जानते हो तो शांति से बैठो। अरे प्रभु पर पिता परमेश्वर है। अब विज्ञान वाला कहता है दिखाओ हमें प्रभु पिता परमेश्वर है, धर्म वाला कहता है अरे तो बावरे हो, तुम्हें देखना ही नहीं आता, तीसरी आंख खोल नहीं पाओगे तो क्या दिखाए। तो दोस्तों है तो बड़ा लफड़ा। तो लेकिन संविधान निर्माताओं ने कहा भाई धर्म का अधिकार होगा, क्योंकि जब भारत बटा तो जिन्ना महोदय जो धार्मिक बिल्कुल नहीं थे। दोस्तों जिन्ना और नेहरू दो लोग ऐसे थे जो धर्म को बिल्कुल नहीं मानते थे। नेहरू धर्म को मानते थे ना जिन्ना, लेकिन खास बात थी जिन्ना ने धर्म का प्रयोग करके पाकिस्तान बनवा लिया।
अरे दोस्तों, जिन्ना के बारे में तो कहानी प्रचलित है, और आपको ये भी याद दिला दिया, अब चूंकि जिन्ना ने केवल ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान बना लिया, उनका भाई जैसे पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए है वैसे हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है। यानी वो हमारे ऊपर आरोप लगाते चले गए, अरे हिंदुस्तान का, ये हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है भाई, यहाँ बाकी धर्मावलंबी सुरक्षित रहेंगे नहीं। इसीलिए हमें आवश्यकता पड़ी दोस्तों कि धर्म का अधिकार संविधान में रखा जाए। और इतनी नहीं, अरे बच्चों, अगर आजादी की कहानी आप ढूंढो, आजादी की कहानी भी आपको मिलेगी धार्मिक अधिकारों से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। यूरोप में आप आजादी कहानी जहां शुरू होते ही पहले लोगों ने यही कहा, धर्म का अधिकार। पहले वहां लोग कहते थे राजा का धर्म प्रजा का धर्म। अब राजा कैथोलिक होगा, प्रजा कैथोलिक होगा, ये कैसे होगा? लोगों का ना भाई, ये सब नहीं होगा। इसे धर्म के मामले पर विवाद होना स्वाभाविक है। अब हमारे संविधान निर्माताओं ने जब धर्म की बात की, तो उस पर आने से पहले जरा ये बता दें कि आखिर में ये धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष है। अब दोस्तों, धर्म को परिभाषित करने पर लेकर एक बड़ा झगड़ा ही आता है। कुछ लोग कहते हैं देखो भाई कि धर्म क्या है, जो जिसे का धर्म कहते हैं उसका इंग्लिश भी धर्म ही है। तो धर्म दोस्तों क्या है? धर्म है नैतिकता, धर्म है कर्तव्य। कुछ लोग कहते हैं अरे भाई, धर्म का मतलब है नैतिकता है। गांधी इसी अर्थ में धर्म का प्रयोग करते थे। छात्र का धर्म क्या है? पढ़ना। पुष्प का धर्म क्या है? सुगंध देना। तो नैतिकता है, कर्तव्य है, दायित्व है, यानी ये किसी वस्तु का मूल स्वभाव है, गुण है, धर्म है। यही कहते हैं इसका मूल गुण धर्म, ये धर्म है। अब आप देखोगे बिच्छू का धर्म क्या है? डंक मारना। मानव का धर्म क्या है? नैतिक होना। जो पीर पर आई जाड़ियों ने, इसे दोस्तों गांधी बाबा करते थे, अरे भाई धर्म से अलगाव कैसे संभव है? और धर्म से अलगाव हो जाएंगे तो मानव पशु नहीं बन जाएगा? दोस्तों, धर्म से अलगाव संभव नहीं है। अरे धर्म का मतलब है जैसे सूरज से आप किरण छीन लो, हवाओं से उनका बहाना छीन लो, तो हवा क्या बची उसमें? फूलों से सुगंध छीन लोगे क्या? लेकिन जिसे कहते हैं पंथ, पंथ का मतलब है रिलीजन। अब यहीं पे दोस्तों टकराव आ जाता है। पंथ का मतलब है कि भाई उपासना पद्धति। तो लोग कहते हैं धर्म और पंथ में अलगाव है। ये क्या है? उपासना पद्धति। यानी आप, उपासना पद्धति का मतलब है कि भाई आप किसी ईश्वर में आस्था रखते हैं, वो इस जीसस हो, अल्लाह हो, भगवान राम हो, कोई भी हो सकता है। अब एक ईश्वर में आस्था रखेंगे, एक उपासना स्थल होगा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, और फिर एक धार्मिक ग्रंथ होगा, एक आपका पवित्र ग्रंथ होगा। ये पंथ है। कुछ लोग कहते हैं अरे भाई धर्म पंथ में अंतर करो, और लेकिन इंग्लिश में दोस्तों रिलीजन का ही अनुवाद है। संविधान में केवल रिलीजन शब्द लिखा गया है। ये पूरा विवाद हिंदी का है कि धर्म के कोई रिलीजन का ही, और जब रिलीजन का अनुवाद हम धर्म कर लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है। और इसलिए पंथ का मतलब है, तो दोस्तों पंथ से हम अलगाव कर सकते हैं। भाई हो सकता है कि न मैं किसी पंथ को मानूं, न किसी पंथ का विरोध करूं, निरपेक्ष हो जाऊं। यानी इसलिए कहते हैं कि धर्म से निरपेक्ष होना, धर्म से अलग होना। निरपेक्ष होने का मतलब है कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। निरपेक्ष मतलब है एक व्यक्ति दूसरे को सड़क पर पीट रहा है, मैं आराम से देख रहा हूं, न मैं किसी का सहायता कर रहा हूं, न मैं किसी का बचाव कर रहा हूं, न किसी के खिलाफ जा रहा हूं, न समर्थन कर। निरपेक्ष अलग होना, तटस्थ होना। निरपेक्ष हो तटस्थ हो जाना, अलग हो जाना। तो लोग कहते हैं अरे भाई, व्यक्ति अपने मूल स्वभाव से कैसे अलग हो जाएगा? आपका जो सांप जहर से अलग हो जाएगा, सांप ही क्या रहेगा? शेर हमला करने से अलग हो, तो हर व्यक्ति का एक मूल स्वभाव है, उससे अलग नहीं हो सकता। इसे गांधी बाबा कहा करते थे, यार धर्म निरपेक्ष मत करो। धर्म से अलगाव संभव नहीं है, धर्म से तटस्थता संभव नहीं है। पंथ से आप तटस्थ हो सकते हो। भाई आपका पंथ कुछ और है, दूसरे पंथ कुछ और है। आप किसी पंथ को ना मानो, निरंकारी हो गए। और यूरोप में तो लगभग 20% जनसंख्या ऐसी है जो किसी पंथ को नहीं मानती, उपासना पद्धति को नहीं मानती। यानी पंथ को मानना न मानना आपकी मर्जी है, लेकिन व्यक्ति होने के नाते कोई नैतिक ना हो। भाई धर्म का मतलब गांधी ने कहा धारण करना धर्म है। धारण क्या किया जाए? सत्य, हिंसा, स्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। धारण क्या किया जाए? त्रिशूल, स्कार्फ। अरे ये सब नहीं, गिरुआ वस्त्र नहीं, ये सब धारण करने वाली बात नहीं है दोस्तों। धारण करने वाली बात क्या है? जो नैतिकता है, कर्तव्य है।
ये मानव होने का मतलब है। इसलिए बार बार विवाद होता रहता है और लोग कहते हैं यार भाई पंथ निरपेक्षता की बात करो। पंथ से लगाव हो सकता है, धर्म से नहीं। लेकिन फिर हमने कहा ये पंथ और धर्म का अनुवाद इंग्लिश में नहीं आता, क्योंकि इंग्लिश में रिलीजन एक ही शब्द रिलीजन है। अब हिंदी में कुछ लोग कहते हैं रिलीजन का मतलब पंथ है, और कुछ लोग कहते हैं रिलीजन धर्म में अंतर है। मतलब रिलीजन विदेशी शब्द है यार, धर्म हमारा शब्द है। धर्म तो हमारे यहाँ सबके लिए, राजा का धर्म है, प्रजा का धर्म है, बच्चों का धर्म है, पशु का धर्म है, पक्षी का धर्म है, पुष्प का धर्म है। इसलिए कई बार इसमें अंतर आता है। लेकिन संविधान में क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 25 में क्या बात है दोस्तों, इसी बात की चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।